वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। एपिसोड की शुरुआत से पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दें। आपका जो सब्सक्राइब करने वाला जो है और जो शेयर करने वाला है वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे एपिसोड लेके आएंगे, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाँ राहुल, तो हम लोग ने पिछले एपिसोड में टैक्सेशन को डिस्कस किया था, जो सबसे ज़्यादा लोगों का बर्निंग क्वेश्चन था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आए। राइट। तो एक क्वेश्चन ये है कि आपने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें आपने एफडी और डेट म्यूचुअल फंड को कंपेयर किया और आपने कहा कि लेट्स से कि दोनों में 7.5% का रिटर्न मिल रहा है। अब अगर दोनों में बराबर रिटर्न मिल रहा है तो फिर डेट म्यूचुअल फंड कैसे बेटर हुआ, उस पर बताएं। ठीक बात है, इन दोनों में बराबर का वो एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये नहीं कहा जा सकता कि यही रिटर्न आएगा। टेक्निकली तो रेगुलेटर के एंगल से भी नहीं बोला जा सकता और वैसे भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फ्लक्चुएशन रहेगा थोड़ा बहुत। और अभी हम इसी एग्जाम्पल पे ही फोकस कर रहे हैं, जनरल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हमने माना कि भाई 7.5% आएगा, वो पैसा 2 करोड़ पे आ गया है, लगा रहेगा और 7.5 ही डेट फंड में आएगा। दोनों में इसलिए मान लिया बराबर कि पिछले एपिसोड में वो डिबेट नहीं हो जाए कि रेट ऑफ रिटर्न का डिबेट नहीं हो जाए। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे, भाई सेल तो कुछ कर नहीं रहे, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो गुड की इस एपिसोड में अब इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में आज से लेके हमारा पोर्टफोलियो क्या होने जा रहा है? हमारा पोर्टफोलियो होने जा रहा है म्यूचुअल फंड के लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जाके मैच्योर हो रही हैं। आज हमने एग्जाम्पल 7.5 का लिया है। हम तो गारंटी ले नहीं सकते और हम कह भी नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सन 2025 में रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। और गार्डेड लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। अभी कहते हैं 1% कट जाएगा, 2% कट जाएगा, 0.5% कट हो जाएगा, नहीं, हमको भी नहीं पता। वो तो गवर्नर साहब, जो नए गवर्नर साहब आ गए हैं, अगली मीटिंग में इसको टेकअप करेंगे। बट यस, जो भी क्लू लिया जाए उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट की सॉफ्टनिंग शुरू हो जानी चाहिए फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। और हमारे इस एग्जाम्पल में 10 साल तक हम इन्वेस्टेड हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सॉफ्ट होगा तो ये 7.5% जो हमारा एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा रिटर्न आएगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा और यील्ड बढ़ेगी, रिटर्न बढ़ेगा, तो मान के चलिए कि 7.5 के ऊपर ही आएगा और ठीक ठीक ऊपर आएगा। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में कहा था कि भाई हम कुछ किताब पढ़ के आपके पास में नहीं आ रहे हैं, हमने 25 साल एक एक इवेंट देखी है, एक्सपीरियंस की है, अच्छी भी बुरी भी, इक्विटी भी डेट भी, हमने वो भी पीरियड देखे हैं। आज से 20 साल पहले जब डेट फंड में 15%, 16% के रिटर्न भी आए हैं, क्योंकि देयर वाज ए टाइम कि वो ड्रास्टिकली जो है कट होने शुरू हो गए थे। उसके बाद के पीरियड भी देखे हैं। तो ये वही पीरियड आ रहा है। इट डजेंट मीन दैट वी आर सेइंग कि 15% आएगा, लेकिन 7.5 से ऊपर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सॉफ्टन हुआ तो। अब इसमें आपका ये अजम्पशन है, लेकिन जो हम लोग इकोनॉमी को आजकल देखते हैं, स्टडी कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज को देख रहे हैं, तो रफली हर कंट्री सेम ट्रेंड फॉलो करती है। तो ऐसा नहीं होगा कि यूएस और यूरोप रेट कट कर रहे हैं और इंडिया नहीं करेगा। तो यस, कुछ भी हम लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कर रहे हैं, बट एक जो ट्रेंड आपने एनालाइज किया है उसके बेसिस पे आपकी ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है। और जब ये ऐसा होगा तब हमें इसका बेनिफिट मिलेगा कि अगर आज कोई बढ़े हुए इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है, तो अगर क्या इसका यही माने कि लेट्स से कि आज जिस रेट पे बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और लेट्स से 6 महीने बाद अजम्पशन है कि कम हो जाता है, तो आज जिसने इन्वेस्ट कर दिया
उसको फायदा है, क्योंकि इन बॉन्ड्स की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 6 महीने बाद कोई अगर इन्वेस्ट करता है। यस, इसी को अगर एग्जांपल जो तुमने लिया इसी को हम बढ़ा दें कि आपने एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने एक बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया 7.5%, और एक मिस्टर बी हैं जिन्होंने इस तरह के लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर दिया है जिसमें भी हम 7.5% ही मान रहे हैं। अब हर 6 महीने के बाद में ये सब प्रिजम्पशंस हैं, 0.5% कट हो गया, फिर 3 महीने 6 महीने के बाद में अनदर 25.25%, जिसको हम टेक्निकली बोलेंगे 25 BPS हो गया, फिर 2026 में फिर कट हो गया, अभी इतना ही मान लेते हैं। चूंकि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने 20 साल 30 साल की सिक्योरिटी ले रखी है, वो 20 साल 30 साल तक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही देती रहेगी, और रेट नीचे हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अगले 20-30 साल तक का एडवांटेज आएगा उसमें। सिंपल भाषा में, वैसे तो थोड़ा जल्दी ही आ जाता है, सिंपल भाषा में। अब मिस्टर ए के पास आ जाए जिन्होंने 5 साल की एफडी में किया था, 5 साल की एफडी जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटना शुरू हो गया 7.5% ही देगी, कोई अलग से बोनस नहीं देगी। दूसरी चीज़ समझें, 5 साल के बाद में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% घट गया, यहाँ तो घटने से फ़ायदा हुआ, यहाँ से मतलब म्यूचुअल फंड के डेट फंड में, बट उधर से मतलब बैंक एफडी वाले में अगर वो 7.5 का 7, 6.5 रह गया तो 5 साल के बाद में, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, री इन्वेस्टमेंट की आपकी प्रॉब्लम है। 5 साल बाद एफडी आपको 6 या 6.5% ही दे रही होगी जो उस वक्त का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बिकॉज आपका ही 5 साल की एफडी तो 5 साल बाद मैच्योर हो गई, तो उसने आपको पैसे दे दिए, नमस्ते कर दिया। और यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड तो आपने 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस है, और पेशेंस किससे आता है? समझ से आता है, जानकारी से आता है। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकारी कीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सबसे बड़ी रिस्क है इग्नोरेंस। इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है, इग्नोरेंस रिस्क है। अगर आप ये समझ लेंगे तो थोड़ा बहुत जब ड्यूरेशन फंड में, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में, बॉन्ड वाले में, म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशन होगा, परेशान नहीं होगा, चुपचाप बैठेंगे। पैसा तो रिटायरमेंट के बाद का मिला हुआ है ना, 10 साल के लिए है, वहाँ घटेगा तो घटने का कोई इमीडिएट बेनिफिट नहीं है, और 5 साल या 3 साल की एफडी खत्म होने के बाद में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो हमने इस डिस्कशन को पिछले एपिसोड में नहीं लिया, क्योंकि एक अलग पहलू था, तो वो शायद जवाब मिल जाएगा कि जब दोनों में 7.5% है तो फिर हम इसमें क्यों करें, एफडी में क्यों नहीं करें। राइट, तो इसको मैं जो समझूं, अगर हमें आज 7.5% मिल रहा है, एक तरफ एफडी दे रही है और एक तरफ डेट म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, बट डेट म्यूचुअल फंड में हम लोग 20-30 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इनफैक्ट ये तो प्रीटी मच गारंटी करी जा सकती है, इवन हम लोग करेंगे नहीं, कि 30 साल बाद तो 7.5% नहीं दे रहे होगा कोई भी। एफडी हर 5 साल पे लेट से रिन्यू कराई जा रही है, और जब रिन्यू कराया जाएगा और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो कम ही रिटर्न होता चला जाएगा। yes. तो ये जो बेनिफिट मिल रहा है, डेट म्यूचुअल फंड हमें इतनी लंबी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, इस वजह से हमारा जो अर्निंग होगी, जो रिटर्न मिल रहा है, वो ज़्यादा मिल रहा है। yes. ये सब इस प्रिजम्पशन पे है, सब प्रिजम्पशन पे है। भाई हमको तो अपने को भी सेफ रखना है ना, राइट, रेगुलेटर के एंगल से। yes. एक चीज़ और भी है, लोग बैंक में लगा देते हैं और मानते हैं कि सेफ है, सेफ भी है, सेफ है, बट जब हम एज एन एनालिस्ट बात कर रहे हैं तो हमको बिटवीन दी लाइंस भी बात करनी पड़ेगी। तो आपने अगर 2 करोड़ रुपए की लगाई हुई है, एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पर पर्सन 5 लाख रुपए की ही गारंटी है। इसका क्या मतलब हुआ? गारंटी का क्या मतलब हुआ? आप जो मानते हैं, अभी देखिए ऐसा ना, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं तो शायद स्टेट बैंक पे ये क्लॉज नहीं चलेगा, राइट, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी स्टेट बैंक को नहीं परेशान होने देगी, और नेशनलाइज बैंक को भी नहीं होने देगी। अगर मैं कॉन्क्रीट बोल दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा है या जो और इस तरह के बैंक है, नहीं होगी। जैसे कोऑपरेटिव बैंक कई सारे आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट बैंक हैं, उनमें तो प्रॉब्लम आती ही रहती है। एंड सरप्राइजिंगली खूब इन्वेस्टमेंट भी होता है, मतलब उसको
इन्वेस्टमेंट क्यों बोले मतलब लोग एफडी में लगाते भी हैं, तभी तो आपके इतने कोऑपरेटिव बैंक चल रहे हैं, इतने प्राइवेट बैंक चल रहे हैं। मैं ही नहीं कर रहा हूँ कोऑपरेटिव बैंक खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, प्राइवेट बैंक डूब जाएगा, लेकिन एज एन एनालिस्ट तो वी नीड टू टेल यू कि आपकी जो गारंटी है, केवल बैंक शब्द से गारंटी मत मानिए, तब गारंटी अगर आप कह रहे हैं तो 5 लाख रुपए पर डिपॉजिट होल्डर ही है, बाकी का 1,95,00,000 रुपए उस एंगल से ग्रे में है। यस, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि नेशनलाइज्ड बैंक में कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन कि अगर आप बैंक में ही लगाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ फिर स्टेट बैंक या इसी लेवल के, इसी स्तर के जो बैंक हैं, वो बहुत सारे हैं, आप खुद समझ सकते हैं, उसमें लगाएं। क्योंकि हम अपना बहुत ही फोकस्ड एग्जांपल लेके चल रहे हैं। रिटायर्ड पर्सन है, उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, प्लीज़ वो आधे % के लिए आप कहीं XYZ बैंक में ना लगा दें। ये एक एडिशनल बात करते करते जो निकल के आई है वो सलाह है, आप वहीं बैंकों में रखें जो बिल्कुल पूरी तरह से पुख्ता हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी है, उसको परेशान नहीं होने देगी। तो ये और भी आप ध्यान रख के चलें कि 5 लाख रुपए तक है तो कमज़ोर बैंक में तो बिल्कुल नहीं लगाएं। यूएस में तो खूब डूबते हैं, यहाँ भी साल में 1-2 किस्से तो कोऑपरेटिव बैंक के और थोड़े बहुत आते रहते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ये उसका निकल के आ रहा है मुद्दा जो है। तो मेरे ख्याल से इस एपिसोड को यहाँ पे हम ब्रेक कर सकते हैं, और जो अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में ले सकते हैं। ठीक है ना? ठीक, तो ये भी अगेन इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस जो लेने हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।